एमआरएफ का एक स्टॉक 1.5 लाख का, मतलब ये है दलाल स्ट्रीट का मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक। भाई ऐसा क्या ही हो रहा है इस कंपनी में कि लोग एक एक शेयर के लिए इतना पैसा देने को तैयार हैं। मतलब 1946 में एक टॉय बलून मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट करने वाली ये मद्रास रबर फैक्ट्री 1961 में पब्लिकली लिस्ट हुई और आज करीब 30% मार्केट शेयर के साथ इंडिया के टॉप टायर मैन्युफैक्चरर हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, एमआरएफ ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा भी बहुत बड़े स्केल पे दिया है। आप खुद ही सोचो, अगर किसी इन्वेस्टर ने ईयर 2000 में जब एमआरएफ का एक स्टॉक सिर्फ 1000 का होता था, उस पे 1 लाख लगाए होते तो आज उसके 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होती। लेकिन एमआरएफ का साइज तो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक से भी छोटा है। मतलब मार्केट कैप सिर्फ 65,000 से 70,000 करोड़ के बीच ही का है। तो सवाल ये है कि जब रिलायंस का एक शेयर सिर्फ 1500 के आसपास मिलता है तो एमआरएफ इतना ऊपर कैसे चढ़ गया? इतना कि एमआरएफ का एक शेयर खरीदना रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक एस्पिरेशन बन चुका है। ऐसा आखिर क्या चल रहा है टायर इंडस्ट्री में कि ऑलमोस्ट सभी टायर कंपनीज अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए पहले चलो एमआरएफ के बिजनेस को थोड़ा जानते हैं और फिर टायर इंडस्ट्री की बात करेंगे। उसके टॉप 5 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आगे इनके भी प्राइस ऐसे ही चढ़ने का स्कोप कितना है, ये सब जानेंगे। क्या पता इस एनालिसिस के बीच हमें कोई अच्छी वैल्यूएशन वाला स्टॉक ही मिल जाए जो अभी लाख तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आगे क्या पता वो भी बन जाए द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। बस एक बात, अब तक हम डेटा सेंटर स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पे वीडियो ला चुके हैं और आज टॉप टायर स्टॉक्स की भी बात कर रहे हैं। आगे कौन से सेक्टर्स पे बात करना है ये लिस्ट अभी भी तैयार हो रही है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर उस सेक्टर का नाम लिखना जिसके टॉप स्टॉक्स और उनका एनालिसिस का वीडियो आपको चाहिए। और ये सारे वीडियोस पक्का मिस हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो वो भी कर लेना। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट्स अप विद टायर स्टॉक्स। शुरू करेंगे हम एमआरएफ टायर से, जिसका एक स्टॉक घूम रहा है 1.5 लाख के आसपास। देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, आप उन लग्जरी ब्रांड से तो बिल्कुल वाकिफ होंगे जो एकदम प्रीमियम प्राइस पे ही चलते हैं, जिसे सब अफोर्ड नहीं कर पाते। एमआरएफ का स्टॉक भी यही स्टोरी फॉलो करता है। जैसे समझ लो एक लग्जरी वॉच ब्रांड है जिसकी डिमांड दुनिया भर में है, पर वो अपनी वॉचेस की सप्लाई नहीं बढ़ाता, बस लिमिटेड पीसेस निकालता है, लेकिन टॉप नॉच क्वालिटी के। नतीजा, डिमांड मैसिव, सप्लाई उतना ही कम, प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। एमआरएफ का शेयर भी बिल्कुल इसी मॉडल को फॉलो करता है। इसके 4 एंगल साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला एंगल है लिमिटेड सप्लाई, हाई प्राइस। जी हाँ, उन्होंने पूरे 50 साल, आई रिपीट 50 साल से अपने शेयर्स इंक्रीज ही नहीं किए। 1970 से 75 में बस 2 छोटे बोनस इश्यूज दिए। उसके बाद पिछले 50 साल में कंपनी ने एक भी नया शेयर मार्केट में लाया ही नहीं। मतलब क्या हुआ? आज पूरी कंपनी के सिर्फ 42 लाख शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा? शेयर्स की सप्लाई कम, डिमांड कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन की वजह से स्टेडी, और जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही हैं। तो ये हुआ पहला एंगल। अब बात करते हैं दूसरा एंगल, जो है फेवरिंग लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स। सी, नॉर्मली क्या होता है, अगर शेयर ज्यादा लोगों में बांट दिए जाए तो मैनेजमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है, पर यहाँ एमआरएफ ने शेयर्स बढ़ाए ही नहीं। तो जिनके पास शेयर्स हैं उनके पास ज्यादा वोटिंग पावर आ गई और साथ ही कंपनी को अपनी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल परफेक्ट मिलता रहा। इसका मतलब एक और कारण इतने साल तक शेयर्स ना बढ़ाने का ये भी था, एमआरएफ कॉन्शियसली चाहता था कि शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म वाले हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एमआरएफ के स्टॉक से दूर रहे और कंपनी पे कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। ये हुआ सेकंड एंगल। अब तीसरा एंगल, क्रिएटिंग एक्सक्लूसिविटी एंड प्रीमियम स्टेटस। आपने कभी नोटिस किया, जब कोई चीज बहुत महंगी हो तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव लगती है, जैसे लग्जरी बैग्स, लग्जरी कार्स। वैसे ही एमआरएफ का शेयर प्राइस जो है अराउंड 1.5 लाख एक तरह की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करता है। ऊपर से ये लोग स्टॉक स्प्लिट पर भी भरोसा नहीं करते। सी, अगर वो एक शेयर को 100 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें तो एक शेयर 1500 का हो जाएगा और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। बट एमआरएफ का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि स्टॉक स्प्लिट का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि स्प्लिट करने से सिर्फ शेयर्स की गिनती बढ़ती है, ओनरशिप या वोटिंग पावर नहीं। और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप को टुकड़ों में बांटकर डाइल्यूट नहीं करना चाहता। अब चौथा एंगल जो हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया था, वो है रिवॉर्डिंग इन्वेस्टर्स ओवर ट्रेडर्स। एक लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट बनाना, कि एमआरएफ ने ऐसा करके अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक तरीके का रिवॉर्ड ही दिया है। मतलब अगर किसी लॉयल इन्वेस्टर्स ने 2000s में 1 लाख रुपए एमआरएफ में डाले होते तो आज वो 1 करोड़ से ज्यादा होते। ये होता है कंपनी का लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट। उन्होंने ट्रेडर्स को नहीं, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड दिया है। और ऊपर से कंपनी का बिजनेस भी सॉलिड है। FY24 का रेवेन्यू था 25,000 करोड़, FY25 का 28,000 करोड़, ROCE है 14 से 17%, जो सीधा सीधा बताता है कि बिजनेस पैसा एफिशिएंटली यूज करता है। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.2x से भी कम, और ब्रांड रेपुटेशन तो स्ट्रॉन्ग है ही। मतलब कंपनी स्टेबल है, बैलेंस शीट
शीट हेल्दी है और अपने साइज के हिसाब से कंसिस्टेंट ग्रो भी कर रही है। इसलिए एमआरएफ का 1.5 लाख शेयर प्राइस कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी जिसमें शेयर्स कम रखे जाते हैं, कंट्रोल कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, डिमांड स्टेडी रहती है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी अपने स्टॉक का प्रीमियम एक्सक्लूसिव स्टेटस कॉन्शियसली मेंटेन रखती है। आई नो ये सुन के अब आप भी मैच लगा रहे होंगे कि आखिर कितने पैसे आपको जमा करने होंगे ताकि आप भी ये टायर इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाए और इस ग्रोथ का फायदा भी उठा पाए। लेकिन रुको, आपको इंडस्ट्री में सस्ते में भी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ एमआरएफ इकलौता ऐसा स्टॉक नहीं है। आज टायर इंडस्ट्री ओवरऑल काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपने 52 वीक हाई के आसपास हैं। अगर मार्केट थोड़ा कूल डाउन हुआ तो हो सकता है किसी और टायर कंपनी में बेटर वैल्यूएशन पे एंट्री मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमें टायर इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। वो भी देख लें। मैं आपको 2-3 नहीं, पूरे 8 रीजंस ऐसे बताऊंगी जिसकी वजह से टायर इंडस्ट्री रैली कर रहा है। पहला, टायर्स आर एवरीवेयर। मुझे एक दिन ऐसा बता दीजिए जब आपने कभी किसी भी प्रकार का टायर अपने आसपास नहीं देखा हो। और जिस हिसाब से लोगों का गाड़ियों को लेकर क्रेज बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन की व्हीकल्स बढ़ रही हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये इंडस्ट्री अभी शांत होने वाली है। हाँ, पिछले कुछ साल थोड़े स्लो थे, लेकिन अब सब कुछ एक लाइन में आ गया है। डिमांड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सपोर्ट्स, खर्चा, सब कुछ। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि FY26 में टायर इंडस्ट्री 7 से 8% ग्रो करेगी। दूसरा रीजन, रिप्लेसमेंट मार्केट। गाड़ियों की नई सेल्स तो लास्ट साल थोड़ी फ्लैट रही, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि ओल्ड गाड़ियों के टायर्स चेंज करना यानी रिप्लेसमेंट सुपर स्ट्रॉन्ग निकला। और रिप्लेसमेंट मार्केट छोटा नहीं है, पूरी टायर इंडस्ट्री का आधा मतलब 50% यहीं से आता है। क्रिसिल के से रिप्लेसमेंट डिमांड ने कंपनीज का कैश फ्लो स्टेबल रखा, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रखी, यानी न्यू गाड़ियां चाहे कम बिकी हो, पुरानी गाड़ियों के टायर्स ने पूरा गेम संभाल लिया। तीसरा रीजन, जीएसटी कट। गवर्नमेंट ने टायर्स और व्हीकल्स दोनों पर जीएसटी रिड्यूस कर दिए। इसका सीधा इफेक्ट, शोरूम में फुटफॉल बढ़ गया, टायर्स की डिमांड तुरंत बढ़ गई, कंपनीज को ऑर्डर्स मिलने लगे। सीएट के मैनेजमेंट ने तो ये तक बोल दिया कि जीएसटी कट हमारी ग्रोथ का बड़ा ट्रिगर बन सकता है। उन्होंने FY26 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट दे दिया। मतलब डिमांड सिर्फ हवा में नहीं है, रियल और विजिबल है। चौथा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। टायर का मेजर खर्चा कहां लगता है? रबर प्लस क्रूड ऑयल से बने मटेरियल्स जैसे कार्बन ब्लैक। 2022 में रबर 160 पर किलो था, 2024 तक ये 200 से 220 पर किलो गया। मतलब पहले मार्जिन दबा दिए गए थे, पर FY25 के सेकंड हाफ में क्रूड ऑयल थोड़ा सॉफ्ट हुआ, सिंथेटिक रॉ मटेरियल सस्ता हुआ और कंपनीज को सांस मिली। इसका रिजल्ट, सीएट एमआरएफ के मार्जिन 13 to 15% पर स्टेबलाइज हो गए। 2022 में ये सिर्फ 10% थे, यानी मार्जिन रिकवरी रियल है। फिफ्थ रीजन, एक्सपोर्ट्स। इंडिया का टायर एक्सपोर्ट क्वाइटली स्टेबल से सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया है। FY25 में एक्सपोर्ट्स 9% ग्रो हुए, टोटल एक्सपोर्ट्स 25,000 करोड़ के ऊपर हो गए, विच इज अ गुड डील। सीएट के सीएफओ ने कहा, यूएस मार्केट अभी भी हाई अपॉर्चुनिटी जोन है। अगर यूएस टैरिफ्स रिमूव करेगा तो इंडियन कंपनीज के मार्जिन्स और वॉल्यूम्स दोनों ऊपर जाएंगे। छठा रीजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम चीप टायर्स। चाइना से सस्ते माल आए ना आए, एंटी डंपिंग ड्यूटी 2029 तक वैलिड है। इसका मतलब इंडियन कंपनीज को इंपोर्टेड चीप टायर से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। सातवां रीजन, ईवीज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ ही साइलेंट टायर्स, लॉन्ग लाइफ रेडियल टायर्स, प्रीमियम कैटेगरीज, ये सब अग्रेसिवली ग्रो होंगे। और आठवां रीजन, न्यू प्लांट्स एंड केपेक्स रेडी। टायर कंपनीज ऑलरेडी नए प्लांट्स और केपेक्स लगा चुकी हैं और ये प्लांट्स या तो चल रहे हैं या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टार्ट हो जाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग। ATMA PwC रिपोर्ट भी बोलता है कि 2047 तक इंडियन टायर इंडस्ट्री का साइज 12 टाइम्स हो सकता है, अराउंड 13 लाख करोड़। ये ग्रोथ आएगी इंडिया के अंदर डिमांड से, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से, प्रीमियम सेगमेंट से। ये एक मल्टी डेकेड कंपाउंडिंग स्टोरी बन रही है, एक साइलेंट जायंट। तो पिक्चर क्या है? एंटायर इंडस्ट्री के पास अब जीएसटी का बूस्ट, एक्सपोर्ट्स का पावर, स्टेबल रॉ मटेरियल कॉस्ट, नए प्लांट्स प्लस ईवी अपॉर्चुनिटी, हेल्दी बैलेंस शीट बना रहे हैं। सब कुछ एक तरफ से अलाइनमेंट में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये फुल इंडस्ट्री मोमेंटम का बेनिफिट कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा उठा रही है? कौन फंडामेंटल्स के दम पर लीड कर रहा है ये रैली और कौन सिर्फ हाइप में चला रहा है? और आखिर में कौन बन सकता है लॉन्ग टर्म विनर? यही हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिकोड करेंगे। अगर आप टायर इंडस्ट्री के टॉप 5 प्लेयर्स एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, सीएट और जेके टायर को एक साथ देखेंगे तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है। लास्ट FY25 इन सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट्स। सेल्स ढंग से बढ़ी नहीं, प्रॉफिट्स प्रेशर में थे, यहां तक कि जेके टायर्स तो सेल्स में नीचे भी आ गया। टॉप लाइन ग्रोथ भी ज्यादा नहीं थी। सिर्फ सीएट और एमआरएफ को छोड़कर बाकी सबकी ग्रोथ सिंगल डिजिट में हुई। और पिछले 3 साल में शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिला वो भी खास स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक्सेप्ट बीकेटी और जेके टायर। तो अभी हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि इन पांचों प्लेयर्स को एक एक करके एनालाइज करें। पहला है एमआरएफ।
ये एक ऐसी कंपनी है जो हर सेगमेंट में टायर बनाती है, कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, सब में। लेकिन एक चीज जो बहुत क्लियरली उनकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में लिखी गई है वो ये है कि एमआरएफ का यूएसए में एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब आप बोलोगे ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए ने इंडिया के टायर्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है, पर एमआरएफ को कोई बड़ा झटका नहीं लगा। रीजन, उनका बिजनेस इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग है कि ग्लोबल शॉक्स का इफेक्ट इन तक पहुंचा ही नहीं। एमआरएफ का बिजनेस पूरी तरह इंडिया प्लस मल्टीपल कैटेगरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स और ओईएम्स के साथ इनका लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन बना हुआ है और यही उनके ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का कोर है। इसी वजह से एमआरएफ पिछले काफी क्वार्टर से इजीली अच्छी ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है। नेक्स्ट, अपोलो और सीएट दोनों एक इंटरेस्टिंग फेज में है। दोनों के प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हम उनकी फ्लैट टॉप लाइन में देख सकते हैं, स्पेशली अपोलो टायर्स की। दोनों ही अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके बाद एक्सपेक्टेड है इनकी टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और पॉइंट, सीएट अपने एसेट्स का बेटर यूज करता है। जैसे अगर सीएट को 1 रुपए लगता है फैक्ट्री में तो वो 1.25 रुपए कमा लेता है, वहीं अपोलो 1 रुपए लगाकर 1 से थोड़ा कम ही कमाता है। तो हायर एसेट टर्नओवर के साथ अगर सीएट अपना केपेक्स डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो उसका फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ और रिटर्न मेट्रिक्स और भी इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि नए एसेट्स भी एफिशिएंटली डिप्लॉय होने की पोटेंशियल दिखाते हैं। नेक्स्ट, जेके टायर थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइम से गुजर रहा है। जेके टायर ने FY25 में काफी स्ट्रगल किया, सेल्स कम, डेट ज्यादा, वर्किंग कैपिटल टाइट। बट गुड पार्ट ये है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में उनका बिजनेस क्लियरली इंप्रूव होता दिख रहा है। मैनेजमेंट का फोकस अब एक्सपोर्ट मटेरियल्स जैसे कि लैटिन अमेरिका और यूएस पर भी है, जहां वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अब वो भी प्रीमियम सेगमेंट में जाने की कोशिश में है। हाँ, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में उनके नंबर्स अप डाउन हो सकते हैं, बट डायरेक्शन पॉजिटिव लग रही है एज लॉन्ग एज वॉल्यूम सपोर्टिव रहे। दोस्तों, जब पूरी टायर इंडस्ट्री को एक साथ देखें तो ओवरऑल पिक्चर काफी क्लियर है। एमआरएफ अभी भी मोस्ट स्टेबल प्लेयर है। अपोलो और सीएट ग्रोथ के एज पर खड़े हैं, जहां नया कैपेसिटी ऑन होते ही नंबर्स बेटर दिखने लगेंगे, और जेके टायर अपने टर्न अराउंड फेज में प्रीमियम प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर फोकस करके वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्री को भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक अच्छा पुश मिला है। रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी स्टेबल रहे, जिसने मार्जिन्स को सपोर्ट दिया, और जीएसटी के बाद डिमांड ग्रेजुअली नॉर्मल हो गई, जिससे ओवरऑल सेक्टर में फिर से मोमेंटम आ रहा है। लेकिन इस पूरे इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लेयर है जो अपने लेन में बढ़ते जा रहा है, दैट इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जब बाकी कंपनीज टू व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स और डोमेस्टिक ओईएम साइकिल से जुड़कर अपना बिजनेस ग्रो कर रही थी, बीकेटी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, ऑफ हाईवे टायर्स या ऑफ द रोड टायर्स पे पूरा फोकस करने का। ये टायर्स यूज होते हैं ट्रैक्टर्स, माइनिंग ट्रक्स, अर्थ मूवर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, लॉन एंड गार्डन मशीन्स जैसे सेगमेंट्स में। ना तो ये प्रोडक्ट्स फ्लैशी हैं, ना मास मार्केट, पर बीकेटी की स्ट्रेंथ ही ये है, कंपटीशन बहुत कम है, मार्जिन्स हाई, कस्टमर्स ब्रांड स्विच नहीं करते, डिमांड स्टेडी रहती है और प्राइसिंग पार्ट डिसेंट होती है। एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट जहां बीकेटी लिटरली अपना गेम खुद ही चलाता है। FY2015 से लेकर 2025 तक बीकेटी ने अपने आप को एक्सपोर्ट फोकस्ड ORT लीडर बना दिया। कंपनी की FY25 एनुअल रिपोर्ट क्लियरली बताती है 70% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आते हैं। यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में बीकेटी ने अपना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। आज ही 160 से ज्यादा कंट्रीज में टायर्स बेचते हैं और उनका मेजर फोकस रिप्लेसमेंट मार्केट पर होता है, जो वॉल्यूम वाइज स्टेडी और मार्जिन वाइज काफी प्रॉफिटेबल होता है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स स्ट्रैटेजी भी छुपी हुई है। भुज प्लांट, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वर्ल्ड स्केल फैसिलिटी बन चुका है। वहां से कंपनी अल्ट्रा लार्ज माइनिंग और अर्थ मूविंग टायर्स प्रोड्यूस करती है, वो भी स्टील रेडियल टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंडिया में पहली बार हुआ था। साथ ही कार्बन ब्लैक, कैप्टिव पावर और ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन ने बीकेटी को सेल्फ सफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट भी बना दिया है। FY2015 में कंपनी का रेवेन्यू था 4000 करोड़, FY25 के आसपास ये हुआ 6300 करोड़ के लेवल तक। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली स्टोरी है प्रॉफिट मार्जिन्स की। कंपनी ने 10 साल में मोर और लेस 23 to 30% के बीच ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली डिलीवर किया, जबकि बाकी इंडस्ट्री एवरेज 12 से 15% के बीच ही घूमता रहा। पैट भी ₹489 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ हाई डेट या अग्रेसिव प्राइसिंग से नहीं आई, ये आई है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्लोबल स्केल और एग्जीक्यूशन से। बीकेटी एक यूनिक इंडियन केस स्टडी है। कंपनी का सेगमेंट इतना नीश है कि डिमांड साइक्लिकलिटी का रिस्क लिमिटेड हो जाता है। एग्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट साइकिल प्रूफ बन जाता है जब आपका SKU डेप्थ हाई हो और ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग हो।
इसलिए बीकेटी एक बेस्ट इन क्लास कंपाउंडर बन चुका है, जहां ग्रोथ, आरओसी, मार्जिन और कैश जनरेशन सब अलाइंड है। एक और खासियत है बीकेटी की, वो वॉल्यूम का पीछा नहीं करता, वो वैल्यू बिल्ड करता है। FY25 में एग्रीकल्चर टायर्स कंपनी के टोटल सेल्स का 60% है, लेकिन हाई वैल्यू OTR रेडियल टायर्स का शेयर स्टेडीली बढ़ रहा था। ये शिफ्ट उन्होंने डेलिबरेटली किया है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर हो। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो FY 2015 के बाद बीकेटी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। मल्टीपल फेजेस में री-रेटिंग हुई, लेकिन हर बार अर्निंग्स ने जस्टिफाई किया। कंपनी ने ना सिर्फ डिविडेंड कंसिस्टेंटली दिया, बल्कि केपेक्स के बावजूद बैलेंस शीट को क्लीन रखा। तो जब आप बीकेटी को देखते हो तो आप सिर्फ एक टायर कंपनी नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो एक इंडियन एक्सपोर्टर को जो ग्लोबल नीश में लीडरशिप ले रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसका जोन वाइड है और जिसका मैनेजमेंट क्वाइटली एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता है, बिना हाइप क्रिएट किए। लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स नंबर देखने के बाद इतने ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि रिस्क कंसिडर करना ही छोड़ देते हैं और यहीं से उनकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है। याद रहे, टायर इंडस्ट्री का गेम स्पीड का नहीं, ग्रिप का है। अगर फंडामेंटल से ग्रिप बनी रही तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को एक स्मूथ, साइलेंट और इन्फ्लेशन हेज राइट दे सकता है। बट अगर ओवर इन्फ्लेट किया तो रिस्क कभी भी आ सकता है। तो कुछ रिस्क देख लें। सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस का। टायर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क रॉ मटेरियल्स का ही होता है। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक, ये सब मिलाकर कंपनीज के टोटल कॉस्ट का 60 to 85% हिस्सा बनाते हैं। आज क्रूड ऑयल सॉफ्ट चल रहा है, इसलिए सिचुएशन मैनेजेबल लग रही है, लेकिन अगर कल क्रूड ऑयल 100 के ऊपर चला गया तो मार्जिन के एयर प्रेशर डेफिनेटली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि टायर मेकर्स के पास रॉ मटेरियल प्राइसेस का झटका एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ग्लोबल डिमांड अपना अलग ही खेल दिखा रहा है। यूरोप में कंस्ट्रक्शन स्लो है, यूएस में एक्सपोर्ट्स की अनसर्टेनिटी है और करेंसी में उथल-पुथल चल ही रहा है। ये तीनों मिलकर उन कंपनीज पर ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं जो एक्सपोर्ट पे हेवीली डिपेंडेंट है, जैसे बीकेटी, अपोलो और सीएट। आप ये टेबल में देख सकते हैं कि हर एक कंपनी का कितना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ज्यादा ग्लोबल स्लो डाउन, करेंसी इश्यूज और फॉरेन डिमांड का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा। नेक्स्ट रिस्क आता है ईवी रेवोल्यूशन का। ईवीज का टॉक ज्यादा होता है और टायर्स जल्दी घिसते हैं, इसलिए उनके टायर्स की स्पेसिफिकेशन भी अलग होती है। अपोलो, जेके टायर और सीएट ऑलरेडी R&D करके नए ईवी फ्रेंडली टायर्स लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन मास अडॉप्शन टाइम लेगा। तब तक जो पुराने मॉडल्स हैं उनका शेल्फ प्रेशर बनता रहेगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ईवी डायरेक्शन में शिफ्ट हो ही रहा है। और लास्ट, केपेक्स साइकिल का रिस्क। पिछले 2-3 सालों में सभी टायर कंपनीज नए प्लांट, एक्सपेंशन, मशीनरी, मतलब हेवी इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। प्रॉब्लम तब होती है जब डिमांड प्रोजेक्शन मिस हो जाए। अगर डिमांड स्लो हुई या यूटिलाइजेशन 70% के नीचे गिर गया तो फिक्स्ड कॉस्ट हाई रह जाती हैं और प्रॉफिट्स पतले हो जाते हैं। प्लांट्स चल रहे होते हैं पर पूरी कैपेसिटी यूज नहीं होती और रिटर्न ऑन कैपिटल फिसल जाता है। तो ये था हमारा वीडियो। दोस्तों, टायर इंडस्ट्री की पूरी डीप डाइव देखने के बाद एक चीज क्लियर है, एमआरएफ का हाई शेयर प्राइस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डिकेड लॉन्ग स्ट्रैटेजी, टाइट शेयर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग इंडिया फोकस बिजनेस और प्रीमियम ब्रांड पोजिशनिंग का रिजल्ट है। बाकी इंडस्ट्री में भी स्टोरी सिर्फ राइजिंग प्राइसेस की नहीं, बल्कि सॉलिड फंडामेंटल्स, स्टेबल रॉ मटेरियल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट डिमांड, जीएसटी बूस्ट और एक्सपोर्ट की क्वाइटली स्ट्रॉन्ग कमबैक की है। हर कंपनी अपने यूनिक फेज में है। एमआरएफ स्टेबिलिटी का किंग, अपोलो सीएट कैपेसिटी एक्सपेंशन के ब्रिंक पर, जेके टायर टर्न अराउंड मोड पे और बीकेटी एक नीश ग्लोबल लीडर। लेकिन साथ ही रॉ मटेरियल वॉलिटिलिटी, ईवी ट्रांजिशन और हेवी केपेक्स के रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेट ये सेक्टर अभी मोमेंटम में है, लेकिन इन्वेस्टर का एज तभी बनेगा जब वो हाइप नहीं, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन देखकर एंट्री लेगा। जैसा कि मैंने बताया, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में उस सेक्टर का नाम लिखो, जैसे डिफेंस, पावर, केमिकल्स या कुछ और जिसपे आप ऐसा वीडियो चाहते हैं। ऑल्सो जाने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.